Hello student, good morning. Welcome to Adelaide Academy School, खैरतर for class 11 subject economics. Students, जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा था, जिसमें मैंने उम्मीद की थी कि सही कहीं ना कहीं आपको हर एक बात समझ में आएगी जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आज मैं आपको आपकी बुक का ही चैप्टर जो फर्स्ट है, उन जो क्वेश्चंस मैंने जो आपको समझा है उससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको आपकी बुक को ही थोड़ा क्लियर कराता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मैं अगर आपको बुक पढ़ा था या बुक के बारे में आपको स्टडी करा तो शायद वो थ्योरिकल के अंदर आपको थोड़ा अजीब लगता। तो उम्मीद करूंगा अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो अब आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हम इस बुक के अंदर पढ़ क्या रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लेके आती थी, जिसमें हमने जमींदारी सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको समझाया। आज मैं इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार किस प्रकार था भारत में, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलो थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार किसे कहते थे। इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस द एनिशियंट टाइम। प्राचीन समय से ही जो भारत है वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश बना रहा है। एक इम्पोर्टेंस क्या बना रहा है, ट्रेडिंग नेशन बना रहा है, या मतलब कहते हैं कि व्यापारिक देश बना रहा है। बट लेकिन द restricted the policy of the commodity production, trade and the traffic pursued by the colonial government advisory affected the structure, composition and the volume of India foreign trade. बट लेकिन मैं कह सकता कॉलोनियल टाइम पीरियड से या ब्रिटिश शासन के समय से ही उनके द्वारा जो पॉलिसी जो अपनाई जा रही थी, उसमें प्रोडक्शन, उत्पादन, ट्रेड, व्यापार, और जिसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पोस्ट मतलब सीमा शुल्क जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है, जो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी जो अपनाई जा रही थी, किसमें कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर एडवाइजरी थी, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों से सीमा शुल्क लिया जाता था, जिसको बॉर्डर टैक्स बोल सकते हैं। ट्रेड व्यापार के अंदर, प्रोडक्शन उत्पादन के अंतर्गत मैं इन नीतियों का भारत के जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी जो व्यापार है, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवाइजरी द इफेक्ट द स्ट्रक्चर, यहाँ के ढांचे पर, कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द इंडिया द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है, या कह सकते हैं इसका अलग ही इफेक्ट देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूटली इंडिया बिकम, अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज द रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एंड जूट। इस पे भी मैं थोड़ी अंडरलाइन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इन चीजों पर भी कि वो क्या कहना चाह रहा है। भारत एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक एक्सपोर्टर जो कंट्रीज बनकर रह गया, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया कॉटन का, सिल्क का, कॉटन जो सिल्क है, वूल है, शुगर है, इंडिगो एंड जूट है, इनका एकमात्र एक्सपोर्टर कंट्री बन के रह गया, रीजन था। एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक, इसके अलावा भारत जो अदर कंट्रीज के अंदर जो गुड्स फिनिश्ड गुड्स जो बनती थी, या कहते हैं लास्ट जो गुड्स होती थी, उनका कंज्यूमर बन के रह गया, जिनमें कॉटन, सिल्क एंड द वूलन क्लॉथ एंड द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर मशीनों से जो सामान बनता था, हल्की मशीनों से, कहीं ना कहीं उनका बना हुआ सामान भारत एक प्रकार से इंपोर्ट ज्यादा करने लग गया, या कहते हैं कि लाइट मशीनरीज की जो प्रोडक्शन होता था उस पर भी कहीं ना भारत डिपेंड होने लग गया, किस पर, ब्रिटेन के ऊपर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ब्रिटेन द मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर तो मैं कह सकता हूं इंग्लैंड ने भारत के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस था, जो ट्रेड था, उस पर अपना एक प्रकार से मोनोपोली कर लिया, उस पर अपना एकाधिकार कर लिया। एज ए रिजल्ट इसका एक परिणाम निकला कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया द फॉरेन ट्रेड वाज द रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द ब्रिटेन, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द अलाउड विद द फ्यू अदर कंट्रीज लाइक द चाइना। जिसमें सबसे मैं इस पे थोड़ी डिस्कस ये करता हूं कि इसका एक रिजल्ट ये निकला कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज थी, आधे से अधिक भाग पर, भारत के हाफ पार्ट से भी बड़े पार्ट पर जो ट्रेड था वो इंग्लैंड के पास क्या रहा, एक प्रकार से उसका मोनोपोली हो गया। इसमें कुछ और अदर सेक्टर इसमें शामिल किए गए थे कंट्रीज के, जिसमें चाइना, ठीक है, पहला चाइना है, दूसरा है श्रीलंका जिसे सेलोन्स के नाम से जाना जाता था, एंड द पर्शिया जिसको ईरान बोलते हैं आज, उस समय पर्शिया बोलते थे, ठीक है ना।
यहाँ तक भी इन कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं व्यापार होने दिया जाता था, या इन कंट्री से बिजनेस किया जाता था। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल, जब स्वेज कैनल की ओपनिंग होने से, ठीक है, फ्यूचर के अंदर इंटीफेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड, भारत पर अब कंप्लीट रूप से कंट्रोल हो गया था, क्योंकि स्वेज कैनल आने से अब ब्रिटेन को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक बड़ा मार्ग नहीं, या कहते हैं एक बिग वे, एक बड़ा रास्ता तय नहीं करना पड़ रहा था। अब शॉर्ट में ही कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे। इसने कहीं ना कहीं बिजनेस क्या हो रहा था, और अच्छा हो रहा था। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अगर मैं डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ तो थोड़ा आप ध्यान देना, बस हल्का सा। चलो मैं आपको डायग्राम अगले चैप्टर में बना के दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको ट्रेड के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं अन्य मुख्य विशेषताओं की बात करता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, तो ऑफ इंडिया द फॉरेन ट्रेड थ्रूआउट द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश औपनिक शासन काल के समय वाज द जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा एक्सपोर्ट या कह सकते हैं निर्यातक एक देश बन के रह गया, या कह सकता हूं मैं यहाँ पर बड़े आकार में निर्यातक अधिशेष का बड़ा आकार रहा। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि यहाँ का निर्यात जो अधिशेष था या लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो एक बड़ा पार्ट था, बट दिस द सरप्लस केम एट ए हाई कॉस्ट टू द कंट्री इकोनॉमी, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी क्या चुकानी पड़ी, लागत चुकानी पड़ी, या कहते हैं बहुत हाई कॉस्ट, इसकी बहुत बड़ी एक क्षति, एक कहते हैं कि कॉस्ट चुकानी पड़ी। सर्वाइल द एसेंशियल कमोडिटीज, इसमें मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कुछ इंटरनल जो मार्केट था इंडिया का, सरल एसेंशियल कमोडिटीज, जिसमें कुछ वस्तुएं थी जैसे फूड ग्रेन, खाने का सामान, क्लॉथ कपड़े, ठीक है, कैरोसिन एंड एक्स्ट्रा, ये ऐसे सामान थे जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी। ठीक है, लेकिन वर द स्केली द अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल से भारत की जो मार्केट है उसमें उपलब्ध हो पाते थे। फ्यूचर मोर ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट द रिजल्ट इन द एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया। अगर बात करता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट था, जो निर्यात था, उसका जो अधिशेष था देश के अंदर, उसमें गोल्ड, सिल्वर और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो भी मेटल थे, इन पर भी इसका अलग ही क्या पड़ा, इफेक्ट देखने को मिला या प्रभाव पड़ा, ये बोल सकते हैं। जिसमें दिस वाज द यूज टू द मेक द पेमेंट फॉर द एक्सपेंस द इंक्लूड बाय द एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, एक्सपेंस ऑन वार अगेन फॉर by the British government and the import of inusable item, all of which the lead to the drain of the Indian wealth। इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जब देश कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर भी इसका इफेक्ट पड़ा, तो वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर जो बेटा राज किया या इस पर जो शासन किया, इस व्यवस्था के अंदर जब भी कोई वॉर जैसी स्थिति होती थी तो उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ता था। किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। इसलिए यहां पर इंडियन के भारत के अंदर जो रिसोर्सेस होते थे उनका मिसयूज किया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका मिसयूज किया जाता था। जब कभी भी ब्रिटेन वॉर करती थी किसी अदर कंट्री से, तो इसका जो हर्जाना मैं बोल सकता हूं या इसका जो नुकसान था वो किसको उठाना पड़ता था, भारतीय लोगों को या इंडियन गवर्नमेंट को इसको उठाना पड़ता था। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक मैंने आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में समझाया, डिस्कस किया हमने। ठीक है, चलो थोड़ा मैं अब आपको डेमोग्राफिक कंडीशंस के ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब भारतीय जनसंख्या नीति के बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हल्का सा, मैं 2-4-5 मिनट पे इस पर डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि चलो मैं आपको थोड़ा सा स्वेज कैनल के बारे में डिस्कस कर सकूं, तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना, मैं ये थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये है स्वेज कैनल जो मैंने अभी बताया। इससे पहले कहीं ना कहीं एक बिग वे, एक बड़ा रास्ता तय करना पड़ता था, जिससे मिलिट्री को लाने में, इंडिया के पास लाने में बहुत लंबा टाइम लगता था। इस प्रकार कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन के लिए जब स्वेज कैनल के रास्ते जब खुल गए या ओपन हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं अब वो इंडिया पर अपना कंप्लीट क्या करने लग गया, मोनोपोली करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्वेज कैनल इज द
आर्टिफिशियल वाटरवे, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल वाटरवे है या मार्ग है, जलमार्ग है, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इथुमिस ऑफ द स्वेज इज नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। जो ये उत्तर पूर्वीय नॉर्थ ईस्ट का जो मिस्र में स्वेज कैनल, यहाँ पर एक टेरिटरी संधि के आर पार साउथ के अंदर ये प्रवाहित होने वाले एक क्या आर्टिफिशियल वे है या वाटरवे है, जो कहीं ना कहीं इट कनेक्ट पोर्ट सईद, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ये कनेक्ट करता पोर्ट सईद को द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ स्वेज। जो मेडिटेरियन जो सी है, ठीक है, मध्य जो भूमध्य सागर है उसमें गल्फ जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं रेड सी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। किससे जोड़ता है? आर्म फ्रॉम रेड सी। द कैनल प्रोवाइड द डायरेक्ट ट्रेड, इस पे सीधा ही व्यापार किया जा सकता है। रूट ऑफ द शिप्स ऑपरेटिंग द बिटवीन द यूरोपियन एंड द अमेरिकन पोर्ट एंड द पोर्ट द लोकेटेड इन द साउथ एशिया। दक्षिण एशिया के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उससे सीधा बिजनेस किया जा सकता है इस कैनल के द्वारा, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका ओशियन बाय द डोइंग अवे विद द नीड ऑफ द स्मॉल अराउंड द अफ्रीका। जो बात करता हूं मैं आगे, तो देश के लिए या अन्य कंट्रीज के लिए जहां पर सीधा रास्ता उनको मिला, इसके लिए जो स्ट्रेटेजिकली एंड द इकोनॉमिकली इन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड, पूरे संसार का ये आर्थिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंस वाटरवे या मार्ग बोला जाता है, जिसमें 1869 में इस वाटरवे को या कह सकते हैं आर्टिफिशियल वाटरवे को लिए क्या किया था, इसको बनाया गया था। इस पर जो कोस्ट है उसको देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन द मेड एक्सेस द इंडियन मार्केट इज, और कह सकते हैं कि 1869 में जो इस मार्ग को खोल दिया गया, इस वे को खोल दिया गया, तो भारतीय बाजार तक पहुंचना क्या हो गया, इजी हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। अब इंडियन मार्केट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये जो स्वेज कैनल है जिसमें मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके ऊपर आपको थोड़ा याद रखना है कि ये कब तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 1869 में बनके तैयार हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। चलो, उम्मीद करूंगा ये थोड़ा छोटा सा आपको टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको छोटे टॉपिक से फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा मैं लंबा लेके चलूंगा, लेकिन सेकंड चैप्टर पर आएंगे जब हम, तो इजीली आपको समझ में आने लग जाएगा और वो चैप्टर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कल मैं आपको डेमोग्राफी फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम, और डेमोग्राफी फैक्टर्स के बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बड़ा स्टडी कराएंगे हम इंडिया का, और फिर हम चैप्टर को एंड करेंगे। और जो मैं क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था ऊपर, उन क्वेश्चंस को हम आपको एक नोट्स के द्वारा आपको अवेलेबल कराएंगे और आपको PDF आपको भेजेंगे। थैंक यू आज के लिए।